चलिए आप लोग अब मेरे को देखेंगे बहुत अच्छे से, ऊपर देखिए। और औसत हम लोग पढ़ा रहे थे एवरेज, क्या पढ़ा रहे थे? एवरेज। और एवरेज हम बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ाए थे। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि कल रक्षाबंधन का क्या है? त्योहार है। रक्षाबंधन का कल क्या है? त्योहार है। बहन अपने भाई की कलाई पर, है ना, राखी बांधता है, एक धागा बांधता है ना, और अपने भाई से वादा लेती है कि अरे मेरे भाई, तू मेरे हर समय, है ना, सुरक्षा के लिए एकदम बॉडीगार्ड बन करके खड़ा रहोगे। अगर मेरे ऊपर संकट आ जाए तो तुम जो है से मेरे लिए हमेशा तैयार रहोगे, मेरी हर तरह से सुरक्षा करने के लिए तुम तैयार रहोगे। भाई बहन के एकदम स्नेह प्यार का ये प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। पता है ना आप लोगों को? रक्षाबंधन का त्योहार अपने आप में एक अद्भुत त्योहार है, जहां एक ऐसे रिश्ते की बात होती है, एक ऐसे प्रेम की बात होती है, जहां अगर इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो अनेकों कहानियां मेरे समक्ष, है ना, खड़ी हो जाती हैं। और बहुत सारी कहानियों के मद्देनजर रखते हुए यह रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग बड़े ठाट से मनाने के लिए तैयार रहते हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ। वैसे तो यह त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, राखी का त्योहार श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन, किस दिन? पूर्णिमा के दिन, अंतिम जो पूर्णिमा है उस दिन इस त्योहार को हम लोग क्या करते हैं? बड़े धूमधाम से मनाते हैं, है ना। भाई एकदम ठाट से कुर्सी पर बैठ जाता है, पलंग पर बैठ जाता है, गद्दा पर बैठ जाता है, प्यारी सी, है ना, मुस्कुराती हुई, है ना, सुंदर सी बहना पूजा का थाल लेकर के, रोड़ी लेकर के, अक्षत लेकर के, राखी लेकर के, एक दो मिठाइयां उसमें रखी रहती हैं, उसको लेकर के कपूर जला करके अपने भाई की सुरक्षा के लिए, अपने भाई के दायित्व को समझाने के लिए, है कि नहीं, वह जो है से थाल लेकर के भाई को आरती दिखाती है और बिल्कुल भगवान की तरह पूजा करती है, टीका लगाती है, कलाई में राखी बांधती है और मिठाई उसके मुंह में खिलाती है। ऐसा ही ना होता है रक्षाबंधन का त्योहार? यही ना होता है रक्षाबंधन के त्योहार में? लेकिन क्या हम लोगों को यह जानना नहीं है कि आखिर यह रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? आखिर हम लोग रक्षाबंधन का यह इतना सुंदर सा त्योहार क्यों मनाते हैं? आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। कल रक्षाबंधन है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज पर? रक्षाबंधन के टॉपिक पर। समझ लेते हैं बात को? आपके साथ साथ हम और लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, है ना। मैं इतना बात बताना चाहता हूं कि यह इतिहास से भी जुड़ी हुई परंपरा है, भगवान से भी जुड़ी हुई परंपरा है। और सबसे पहले हम इस बात को लेकर के चलते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं एक क्वेश्चन कि रक्षा बंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? कोई दिक्कत? और अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बहुत आराम से, बहुत प्रेम से इसको आप डील कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा अपनी बातों को कि हमारे जख्मों पर मरहम की पट्टी कौन बांधेगा? हमारे जख्मों पर मरहम की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहन नहीं होगी तो कलाई पर राखी कौन बांधेगा? है कि नहीं? बहन का होना बहुत जरूरी है। बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से पैदा लेती हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां होने पर कहां से इसको तिलक देंगे, काहे चिंता करते हैं? लक्ष्मी आई है, लगले करके आई है कि नहीं?
बेटियों ने हमेशा ही अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, कभी घटाने का काम नहीं किया है, याद रखिएगा, है ना। अपने संस्कार को वो भली भांति जानती है, इसलिए बेटियों से एकदम खुश रहिए। और बेटियों से जो लोग खुश रहते हैं, जो भी माता पिता बेटी होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आप समझ लीजिए कि साक्षात मां पार्वती, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती साक्षात उनके घर में निवास करती है और कहती है कि चिंता करने के लिए छोड़ दीजिए। आपने एक चीज मैं आपको सत्यता के तौर पर बता सकता हूं कि बेटियों का विवाह आज तक नहीं रुका है। गरीब की ही बेटी की शादी हुई है, बड़े ठाट से हुई है। बेटों की शादियां हो या ना हो, बेटियों की शादी कभी नहीं रुकती और उनको जो है से बर द्वार सारा चीज बहुत अच्छा मिलता है, इसमें कभी कोई संदेह नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, बजा सकते हैं, बजा सकते हैं, जा रहे हैं आपकी बात, है ना। हम चलते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहले इतिहास से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री में पढ़ाए थे आपको, जब मुगल साम्राज्य पढ़ रहे होंगे, याद है ना। मुगल साम्राज्य का पहला शासक हुआ था बाबर, और बाबर का बेटा था हुमायूं। यह कहानी मैंने मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार से वीडियो भी बना करके हमने डाला है। आप सीधे लिखिएगा मुगल साम्राज्य 1, मुगल साम्राज्य 2, मुगल साम्राज्य 3, आपको सारा वीडियो मेरा खुलते जाएगा। लेकिन उसी मुगल साम्राज्य से हम पढ़ाएंगे, और उस समय कर्णावती, जिसको कभी कभी हम लोग कर्मवती भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह कर्णावती थी कौन? रानी कर्णावती थी कौन? कर्मवती थी कौन? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कर्णवती जो थी, बूंदी के शासक हाड़ा नरबुद्ध की पुत्री थी। बूंदी के शासक कौन? हाड़ा नरबुद्ध। कौन? हाड़ा नरबुद्ध की पुत्री थी कौन? कर्णावती, जिनकी शादी चित्तौड़ के महाराजा और राणा सांगा, जिनको हम लोग राणा संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। राणा संग्राम सिंह कौन थे? अरे भैया, यही थे महाराणा प्रताप के दादाजी, समझे ना। उनसे हुई थी, यानी कि एक तरह से कहें कि क्या ये महाराणा प्रताप की दादी थी? तो हाँ, महाराणा प्रताप की कौन थी? दादी थी। कौन? रानी कर्णावती। क्या नाम था इनका? रानी कर्णावती। ये क्या थी? महाराणा प्रताप की दादी थी। किनकी पत्नी थी? तो राणा सांगा की पत्नी थी। किनकी बेटी थी? तो हाड़ा नरबुद्ध की, जो बूंदी के राजा थे, उनकी पुत्री थी। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यहां तक में कोई दिक्कत? इनका विवाह बड़े ढंग से हुआ। और राणा संग्राम सिंह के बारे में तो हम आपको बताए ही हैं कि किस तरह से उन्होंने बाबर को साथ दिया था एक समय में, है कि नहीं। जिस समय वो दिल्ली के, है ना, गद्दी पर बैठा हुआ लोधी वंश के लोग थे, और उस समय जो है से उसको हराने के लिए इनका साथ दिया था, है कि नहीं। और वही कर्णावती की बात चलेंगे, जिनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र जिनका नाम था राणा विक्रमादित्य सिंह, और दूसरे पुत्र का नाम था राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह जो काफी लड़ाइयां लड़ी थी। राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके रानी कर्णावती के बारे में अगर समझाते हैं तो आप महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, है कि नहीं। राणा प्रताप जिसने घास की रोटियां खाई, और तब मैंने कहा कि हम सकारी विक्रमादित्य हैं, और दल को दलने वाले रण में जमी नहीं, दुश्मन की लाशों पर हैं चलने वाले। हम शिवा प्रताप वही महाराणा प्रताप, हम शिवाजी, हम शिवा प्रताप महाराणा प्रताप भले ही रोटियां घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान, कहने वाले ये महाराणा प्रताप की दादी हुई कौन? कर्णावती। कौन हुई? कर्णावती। उस समय गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह। उस समय गुजरात का सुल्तान कौन था? बहादुर शाह। ध्यान में रखिएगा, उस समय गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह।
जिसने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था अपने पराक्रम की बदौलत, और उसने अब हमला कर दिया था कब? 1534 ईस्वी में। कहा? चित्तौड़ पर। गुजरात के ठीक ऊपर में राजस्थान है, और राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, मेवाड़ जिसको हम लोग कहते हैं। वहां की रानी कौन थी? अभी रानी कर्णावती थी। सुल्तान को पता चला, और राणा सांगा जो है, जब उनको गहरा घाव लगा था, है कि नहीं, तो गहरे घाव की वजह से वो क्या कर गए थे? उस समय डेथ कर गए थे, और मेवाड़ का कोई शासक नहीं था। राजा विक्रमादित्य जो उनके पुत्र थे, जो अभी कम उम्र के थे और बेवकूफ थे, उनमें इतनी कौशलता नहीं थी कि राज्य को, इतने बड़े राज्य को कैसे संभाला जाए। इस बात की जानकारी सुनकर के सुल्तान जो था, जो गुजरात का शासक था, जिसका नाम बहादुर शाह था, क्या नाम था? बहादुर शाह नाम था, उसने आक्रमण कर दिया। किस पर? उसने आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, जहां पे रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती। बातें समझ में आ रही है सबको? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ये हमला कर दिया। 1533 में भी थोड़ा सा हमला किया, 1534 में चढ़ गया वहां पे, ठीक है ना। 1533 में वह युद्ध की घोषणा कर चुका था। रानी कर्णावती अपने आसपास के राजपूत शासकों से सहायता मांगने के लिए तैयार थी। सहायता मांगी भी, लेकिन किसी की इतनी ताकत नहीं हुई कि सुल्तान बहादुर शाह के खिलाफ वह लड़ाई लड़े। उस समय दो शासक, इधर सुल्तान बहादुर शाह और उधर हुमायूं चरम सीमा पर था। रानी ने सोचा कि क्यों ना हम हुमायूं को एक संदेश भेजें। हालांकि हुमायूं सख्त मिजाज का था, किसी की बात नहीं सुनता था, वह आडंबर पर विश्वास ज्यादा नहीं किया करता था, क्रूर टाइप के शासक था। फिर भी रानी कर्णावती ने सेठ पद्म शाह के हाथों, याद रखिएगा, किसके हाथों? सेठ पद्म शाह के हाथों, सेठ पद्म शाह के हाथों हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं को क्या भेजी? राखी भेजती है। कौन? रानी कर्णावती। राखी भेजते हुए उन्होंने संदेश दिया कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, और मैं आपको अपना भाई मान करके यह राखी भेज रही हूं। बात समझ आ रही है? मैं अपना भाई समझ करके आपको राखी भेज रही हूं। हुमायूं उस समय दिल्ली में नहीं था। हुमायूं उस समय अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपना प्राण ग्वालियर में बनाया हुआ था। वह पूर्वी भारत पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वर्चस्व की होड़ में लगा हुआ था, और अभी वह कहां था? ग्वालियर में था ठहरा हुआ। उसका पड़ाव कहां था? ग्वालियर में था। राखी देर से पहुंची, तब तक सुल्तान कर्णावती पर हमला कर चुका था। बात समझ लीजिए, इधर हमला वो कर चुका था। वहां पहुंचाया राखी किसने? सेठ पद्म शाह ने। लेकिन राखी किसी कारणवश लेट से पहुंचा। आज के जैसा मोबाइल थोड़ी ही था। पहले तो लोग घोड़ा से जाता था संदेश पहुंचाने के लिए, और संदेश मिलता था तो वह संदेश ले करके आता था। बात समझ आ रही है? लेकिन पता नहीं उस संदेश को जानने के बाद, उस संदेश को पढ़ने के बाद हुमायूं का दिल पिघल सा गया, जबकि वह पत्थर दिल इंसान था। इसके बावजूद भी रानी कर्णावती के भेजी गई इस राखी ने एक ऐसा स्नेह भर दिया कि हुमायूं पिघल गया और कहा कि मैं
अपनी बहन की सुरक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंच रहा हूं। मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंच रहा हूं, तुम्हारा भाई बनकर के, है ना, मैं आ रहा हूं। ऐसा आश्वासन किसने दे दिया? हुमायूं ने। हुमायूं ने तुरंत अपने पूर्वी विस्तार को बंद करके अपने सेना प्रमुख को आदेश दिया, आगरा के सेना को और दिल्ली के सेना को कूच करो। कहां? चित्तौड़गढ़ के लिए, मेवाड़ के लिए कूच करो। है कि नहीं? मेरी बहन पर खतरा मंडरा रहा है। बात समझ में आ गई? वह कूच कर लिया और चल दिया कहां? मेवाड़ की ओर, चित्तौड़गढ़ की ओर। कौन? हुमायूं अपनी विशाल सेना लेकर के। किसकी सुरक्षा के लिए? महारानी कर्णावती की सुरक्षा के लिए। देखिए उस राखी में कितनी ताकत है। वह एक धागा, जिसको हम एक मामूली सा धागा कहते हैं, एक बड़े राजा का दिल को पिघला दिया और पूर्वी विस्तार को रोक करके वह तुरंत अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, जबकि दोनों का धर्म अलग अलग था। हुमायूं मुसलमान जाति के, कर्णावती राजपूत जाति की, लेकिन एक उस धागे में इतना प्रेम बढ़ा दिया कि उस धागे के प्रेम की वजह से हुमायूं ने अपने राज्य विस्तार को ठुकरा करके पहुंच गया अपनी सेना के साथ। कहां? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन तब तक उसको आते आते देर हो चुकी थी। तब तक उसको आते आते क्या हो चुका था? देर हो चुकी थी। और हुमायूं ससमय अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर पाया और परिस्थिति यह हो गई कि जब सुल्तान बहादुर शाह ने, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर जब हमला किया तो वह पूरे चित्तौड़गढ़ को जीतने का प्रयास करने लगा। एक तरह से रानी जो है उसका सामना करने में असमर्थता जाहिर की और फिर से एक बार मेवाड़ में, चूंकि देख लीजिए रानी कर्णावती एक राजपुतनी थी और राजपुतनी सर कटा सकती है लेकिन सर झुका नहीं सकती। वह घुटना टेकना नहीं जानती थी। वह सुल्तान बहादुर शाह के सामने घुटना टेकना नहीं चाहती थी। उसने अपने सारे लोगों को, सारी स्त्रियों को कहा कि हम लोग एक बार फिर से इस बहादुर शाह को दिखा देंगे कि मेवाड़ टूटा नहीं है, मेवाड़ झुका नहीं है, यहां की रानियां जौहर करना भी जानती है। और वह समय था 8 मार्च 1534। वह दिन क्या था? 8 मार्च 1534। एक बार फिर से मेवाड़ में रानी कर्णावती ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ आग में कूद करके, जौहर कर करके अपनी जान दे दी, पर उस सुल्तान के सामने अपना घुटना नहीं टेकी। अब कौन था वहां पे चित्तौड़गढ़ पर? सुल्तान बहादुर शाह। इधर से अपने बहन की सुरक्षा के लिए कौन पहुंच गया था? हुमायूं। अफसोस हुआ हुमायूं को कि मैं अपनी बहन की लाज नहीं बचा पाया, मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, मैं अपनी बहन को सुरक्षित नहीं कर पाया। बहुत अफसोस हुआ। बहादुर शाह से जंग ऐलान कर दिया। बहादुर शाह से क्या कर दिया? जंग ऐलान कर दिया। बोला हम लड़ेंगे तुमसे, लड़ेंगे तुमसे। लड़ाई हुई दोनों के बीच मंदसौर में। कहां लड़ाई हुई? मंदसौर के पास मुगल सेना और सुल्तान बहादुर शाह की सेना में काफी लड़ाइयां हुई। और लड़ाई जब हुआ तो वहां से बहादुर शाह को भागना पड़ा और फिर से एक बार चित्तौड़गढ़, है ना, राणा उदय सिंह के हाथों में फिर से उनको प्राप्ति हुई। और इस रक्षा बंधन के दिन
जो श्रावण मास के दिन वहां पहुंचा था राखी, हुमायूं ने उसको स्वीकार किया और उसने अपनी हमेशा के लिए कर्णावती को हमेशा बहन के रूप में देखा। भले ही वह अपनी बहन को नहीं बचा पाया देर से राखी मिलने की वजह से, लेकिन उसके अंदर में अपने बहन के लिए प्रेम तो जगा कि नहीं जगा। वह आया तो सही, उसने कोशिश करके बहादुर शाह को हराया तो सही, फिर से चित्तौड़गढ़ को मुक्त तो करवाया तो सही। यह है भाई बहन का अटूट प्रेम और अटूट स्नेह, जिसको इतिहास ने कर्णावती और हुमायूं के दोनों के बीच को दर्शाया है। मैं ऐसे इतिहासकारों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, है ना, कि आपने इस त्योहार को हम लोगों को इसके माध्यम से बताया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस पवित्र जो त्योहार है उसमें हम चाहेंगे कि आप सभी लोग शामिल होकर के इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश कीजिए।